समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बता दूं, इस समय जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही बेहतर आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। अब क्यों प्रैक्टिस क्यों सकता है, कोर्स तो कंप्लीट ही हो गया लगभग अकाउंट इकोनॉमिक्स तो मैंने ही कर दिया कंप्लीट अपनी तरफ, लेकिन मैं रिवीजन कराऊं कल से अकाउंट के जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। थ्योरी तो आप लोगों को याद ही होगी, थ्योरी मैं मान के चलता हूं पढ़ लिया होगा थ्योरी, ठीक है ना। जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आते हैं उनकी मैं प्रैक्टिस करा दूंगा, ताकि आप लोगों से क्वेश्चन भी ऐसा ना हो ना बने पूरा, और जो भी होगा मैं देख लूंगा, ठीक है ना। बाकी आप लोगों की मेहनत है, जितना ज्यादा मेहनत पढ़ लेंगे उतना अच्छा रिजल्ट इंक्रीज कर लेंगे। रिजल्ट कोई बड़ी चीज नहीं इंक्रीज करना, अब वही इंक्रीज अभी कर पाएंगे जितना मेहनत कर लेंगे। ओके चलिए आज पढ़ेंगे बेटा जी अपन, कल अपन ने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा था, अपन कल बता देता हूँ आप लोगों को। एक्सपेंडिचर मेथड कल अपन ने पढ़ा था, एक्सपेंडिचर मेथड ही व्यय विधि। तो व्यय विधि में मैंने कितने बताए थे कंपोनेंट होते हैं, 4। कितने कंपोनेंट होते हैं, 4। चारों कंपोनेंट कहां से लिए गए हैं, एग्रीगेट डिमांड। कहां से लिए गए, एग्रीगेट डिमांड। पहले का नाम क्या था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या बताया था मैंने, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तीसरा क्या बताया था मैंने, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। इन सबको एड ऑन करते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, जीडीपी एमपी। क्या निकल के आता है, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकलता है। फिर मैंने बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी दो चीजें होती हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन यानी फिक्स एसेट को परचेज करना, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने बताया था क्या, स्टॉक को परचेज करना। किसको परचेज करना, स्टॉक को परचेज करना। क्लियर हो गई बात। तो कल एक्सपेंडिचर मेथड की अपन ने बात कर ली थी, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा था, दूसरा टॉपिक जीडीपी वर्सेस वेलफेयर। आइए समझ में, सकल घरेलू उत्पाद एवं कल्याण की बात की। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण मैंने क्या बताया था कि किसी देश की जीडीपी बढ़ रही तो इसका मतलब ये नहीं कि उस देश का कल्याण भी हो रहा है, वेलफेयर भी बढ़ रहा है। उसके पीछे मैंने आपको कारण बताए थे, कभी कभी जीडीपी नहीं बढ़ती पर वेलफेयर होता है, और कभी कभी जीडीपी बढ़ जाती पर वेलफेयर नहीं होता है। ये सारे रीजन मैंने आपको कल कंफर्म किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेपर में 4 नंबर आ भी सकता है, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन बदल जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चारों पॉइंट आपको क्लियर कर लीजिए। आज पढ़ेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर, डिफ्लेटर इसको बोलते हैं जीडीपी अस्फीतिक, यही बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर या जीडीपी अस्फीतिक से आप क्या समझते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या रिप्रेजेंट करेगा बेटा जी, जीडीपी डिफ्लेटर इसका सूत्र लिख लीजिए पहले। जीडीपी डिफ्लेटर का सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है बेटा नकद या कैश जीडीपी अपॉन वास्तविक, वास्तविक या फिर रियल जीडीपी, वास्तविक या रियल जीडीपी इनटू 100, इनटू 100, इनटू 100।
चलिए थोड़ा बात तो गौर से सुनिएगा, जीडीपी डिफ्लेटर है क्या। इसमें क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है जीडीपी डिफ्लेटर आप कैसे निकालेंगे। ओके, इसका मतलब समझाता हूँ क्या है। इसका पहले मतलब समझ लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर होता क्या है। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है, और तो गौर सुनिएगा, गौर से नहीं सुनेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जीडीपी डिफ्लेटर बताता है प्राइस लेवल चेंज। प्राइस लेवल चेंज क्या है? प्राइस लेवल चेंज का मतलब होता है कि भैया आज से 10 साल पहले किसी गुड्स की प्राइस कितनी थी और उसकी प्राइस में कितना चेंज आया और हमारे जीडीपी में कितना अंतर आया। क्या समझे आप लोग? पूरे समझे? मैंने बताया आज से 10 साल पहले किसी गुड्स की प्राइस क्या थी, उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। क्या बोलते हैं? रियल जीडीपी। आज उसकी प्राइस क्या है? नॉमिनल जीडीपी। आई बात समझ में? जीडीपी में कितना डिफरेंस आया, दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, उसका बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। आई बात समझ में? उसका परसेंटेज में अंतर कितना है। एक एग्जांपल से बात क्लियर करने की कोशिश करूं कि भैया मान लीजिए आज किसी गुड्स की प्राइस है 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। आज से 10 साल पहले उसकी गुड्स की प्राइस कितनी थी? 50। अब मैं पूछूं अंतर कितना आया भाई साहब, तो अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? कितने परसेंटेज का डिफरेंस आया? 200% का डिफरेंस आया। प्राइस लेवल चेंज, प्राइस लेवल चेंज, बात समझ में आई ना। तो प्राइस लेवल चेंज कितने परसेंट हुआ? 50 से कितनी की गुड्स हो गई? 100। बात समझ में आई। तो आपके गुड्स की प्राइस में कितने का चेंज आया, इसको जानने के लिए क्या पढ़ते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। क्या पढ़ते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर। प्राइस लेवल चेंज कि भाई प्राइस में चेंज होने से हमारे जीडीपी में कितना चेंज आया। क्लियर हो गई बात कि नहीं क्लियर हो गई? तो इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे पेपर में। क्या फार्मूला है जीडीपी डिफ्लेटर का? कैश या नॉमिनल जीडीपी भी कहीं लिखा रहता है इसको। कैश को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। आई बात समझ में? कैश या फिर नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब क्वेश्चन क्या करता है, कभी कभी मैं आपके सामने जैसे रखता हूं कि भैया क्वेश्चन आपने कहा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश जीडीपी या नॉमिनल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आपकी दी हुई है बेटा, मान लीजिए दी हुई है 20। रियल जीडीपी आपकी दी हुई है बेटा, मान लीजिए दी हुई जीडीपी 10। अब आपसे पूछा जीडीपी डिफ्लेटर निकाल के दिखाइए, तो क्या फार्मूला होता है इसका? नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। इसको निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर। आई बात समझ? कभी कभी दे देता है क्वेश्चन में कि जीडीपी डिफ्लेटर है बेटा जी, जीडीपी डिफ्लेटर है आपका 50%। कितने परसेंट? 50%। अब आपको निकालना है बेटा जी रियल जीडीपी। क्या निकालना है? रियल जीडीपी। जीडीपी डिफ्लेटर दे दिया, नॉमिनल जीडीपी दे दिया, अब आपको क्या निकालना है? रियल जीडीपी। तो क्या निकाल सकते हैं रियल जीडीपी? बात समझ में आई? कैसे निकालेंगे? फार्मूला रखेंगे जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी या कैश जीडीपी जो मैंने लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इनटू 100। अब देखिए जीडीपी डिफ्लेटर कितने परसेंट दिया है? 50। तो 50% है तो अपॉन 100, इसका मतलब ये 100 यहां से क्या हो जाता है? कैरी आउट यहां आ जाता है। बात समझ में आई? नॉमिनल जीडीपी कितनी थी बेटा जी आपकी? 20। रियल जीडीपी फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे भाई साहब? रियल जीडीपी कैसे फाइंड करेंगे? इसको कैंसिल कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 5। यदि अपन इसको x मान ले तो 5x, ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10। तो 5x इक्वल टू 200। x की वैल्यू कितनी आएगी? 200 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा? 40। तो 40 से क्या निकल आएगी आपकी बेटा? क्या निकल आएगी? रियल जीडीपी। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? इस फार्मूले को आप रट लीजिए, इससे एक दो क्वेश्चन बनता है। यदि आप लोगों को पेपर में दे दिया नॉमिनल जीडीपी निकालेंगे, रियल जीडीपी, ये क्वेश्चन ही दे दिया कि इसका फार्मूला क्या है, सही कि गलत है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो इसको आप लिख लीजिए, जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला क्या होता है?
नगद जीडीपी या वास्तविक जीडीपी इंटू नगद जीडीपी क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी क्या बोलते हैं, नॉमिनल जीडीपी भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस फार्मूले को लिख लीजिए। ये बताइए, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, ये बताइए रियल जीडीपी आपकी किसी देश की इकोनॉमी को अच्छा रिप्रेजेंट करती है कि नॉमिनल जीडीपी किसी देश की इकोनॉमी को ज्यादा अच्छे रिप्रेजेंट करती है? रियल जीडीपी। कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होती है? रियल जीडीपी पास्ट ईयर का प्राइस की बेसिस पर क्या होती है, तैयार की जाती है, और नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर के प्राइस की बेसिस पर तैयार की जाती है। अब ये बताइए किसी चीज की तुलना करना है तो आज की बेसिस पर तुलना करेंगे, पास्ट ईयर के बेसिस पर तुलना करेंगे? पास्ट ईयर के बेसिस पर तुलना करना ज्यादा बेटर रहेगा। किसी ईयर के कहीं 10 साल पहले 10 रुपए की, आज 20 रुपए की, तो आप तुलना करना आसान हो, आज 20 रुपए की, एक महीने बाद 20 रुपए की, इससे तुलना करना आसान हो। आप इम्पैक्ट नहीं समझ पाएंगे, महंगाई बढ़ी की कम हुई, समझ पाएंगे? अब आप 10-15 दिन का डाटा लेकर मेजर करेंगे महंगाई बढ़ रही है, पता नहीं कर पाएंगे। आप 10 साल पहले का डाटा लें, आज का डाटा लें, तो आप पता कर पाएंगे महंगाई में अंतर आया कि नहीं आया। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए वास्तविक जीडीपी क्या होती है, किसी इकोनॉमी की क्या बताती है, सही पोजीशन बताती है क्या होगी। बात समझ में आ गई ना? ये प्रश्न भी आपसे बनता है कि कौन सी जीडीपी किसी देश की सही आर्थिक स्थिति को प्रेजेंट करती है? कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी। शब्द से समझ में, रियल जीडीपी जो रियल रिप्रेजेंट करती है। आई बात समझ में? नॉमिनल जीडीपी रियल रिप्रेजेंट नहीं करती। आई बात समझ में? फार्मूला जरूर याद करके जाएंगे पेपर में, ये शायद इसमें आया भी था आपको क्वेश्चन जीडीपी डिफ्लेटर से। अभी जो पेपर हुआ है आया था क्वेश्चन, जीडीपी डिफ्लेटर का फार्मूला तो आया नहीं आया? आपने पेपर पढ़ा है? मतलब दिया है, लिया कोई पेपर लिए नहीं? होगा शायद, होगा होगा। हाँ मुझे ना जीडीपी डिफ्लेटर से क्वेश्चन आया, आपने पढ़ लिया? ओके, तो आपको समझ में आएगा। तो अब पढ़ेंगे बेटा जी इसका इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का क्या महत्व होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दो बार पेपर में आया हुआ। इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का इंपॉर्टेंस बताइए, क्या महत्व होता है, ठीक है? तो राष्ट्रीय आय के इंपॉर्टेंस से क्या क्या महत्व होता है, क्या क्या जानकारी आपको मिल सकती है नेशनल इनकम यदि आप कैलकुलेट करते हैं। तो पहला क्या मिलेगा आपको, मिलेगा आपको आंसर, पहला क्या मिलेगा आपको, आर्थिक प्रगति की जानकारी। आई बात समझ में? किसकी प्रगति की जानकारी? आई बात समझ में कि भैया देश में कितनी डेवलपमेंट हुआ है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है। आई बात समझ में? आर्थिक प्रगति की यदि आपको जानकारी देखना है तो कहाँ से पता चलेगी आपकी, राष्ट्रीय आय की गणना करने से आपको पता चलेगी। राष्ट्रीय आय से वितरण का ज्ञान, वितरण के ज्ञान का मतलब क्या होता है भैया, राष्ट्रीय आय के वितरण मतलब वितरण किन चीजों में होता है। जो राष्ट्रीय आय होती है 4 चीजें बढ़ती है, आपको बताया मैंने, कौन कौन कंजम्पशन कर रहा है, प्राइवेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, विनियोग कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट, उसके बेस पर हम तय करते हैं कि वितरण कहाँ कहाँ राष्ट्रीय आय का हो रहा है। अब वितरण के बेस पर हम तय कर सकते हैं कि भैया लोगों का रहन सहन में परिवर्तन आया कि नहीं आया। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो रहन सहन में भी क्या होना, परिवर्तन आना चाहिए। लोगों का जीवन स्तर भी क्या होना चाहिए, सुधरना चाहिए। यदि व्यक्तियों का जीवन स्तर नहीं सुधर रहा तो मतलब राष्ट्रीय आय परिवर्तन नहीं हो। और एग्जाम्पल से बात क्लियर करता हूँ, आज से 20 साल पहले की याद करी बात। आज से 20 साल पहले किसी के पास रेल मोटरसाइकिल होती, सबके पास नहीं होती। आई बात समझ में? आज लगभग सभी के पास है, सभी घरों में जो भी थोड़ा बहुत। आई बात समझ में? यदि अपन आकलन करें किसी गांव में घर बने हुए हैं 50, तो 50 में से 40-45 घरों में तो है ही, 5 घरों को छोड़ दिया अलग बात है, तो 45 घरों में मोटरसाइकिल मिल ही जाएगी। आज से 20 साल पहले किसी घर में तो 1-2 घरों में रहेगी। तो जीवन स्तर में परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। इससे आकलन लगाया जाता देश का राष्ट्रीय आय बढ़ी कि नहीं बढ़ी। पहले कच्चे घर में सब लोग रहते थे, सभी घर भी बन गए, लगभग पक्के घरों में लगभग लोग निवास करते हैं। जो पैसा मिला किसकी तरफ से, प्रधानमंत्री आवास की तरफ। आई बात समझ में? तो जीवन स्तर में सुधार हुआ कि नहीं हुआ। नीति निर्धारण में सहायक, यह महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ द पॉलिसी फॉर्मेशन, किसी चीज की पॉलिसी बनाना, गवर्नमेंट को कोई भी पॉलिसी बनाना तो किसके बेसिस पर तय करेगी, गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन किसके, नेशनल इनकम के बेसिस पर।
और नेशनल इनकम में देखिए कहाँ कहाँ कम विकास है, कहाँ कहाँ ज्यादा विकास। जहाँ कम है ज्यादा करेंगे, जहाँ कम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मतलब यही होता है। इसके बाद किसके लिए इंपॉर्टेंस है? श्रम संघों के लिए महत्व। आई वाज इंपॉर्टेंस फॉर द लेबर। श्रम संघों के लिए क्या महत्व होता है भैया? श्रम समूह के लिए महत्व का मतलब यही कितना कितना लेबर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पैसा, इससे पता लगाया सकता है राष्ट्रीय से लेबर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स। अब राष्ट्रीय गणना करते हैं कितना वेजेस दे रहे, कितनी सैलरी दे, बेटा शांति से बैठे आप, वो पर क्या हो सकती है जानकारी हमको मिल सकती है। इसके बाद अन्य अर्थव्यवस्था से तुलना, इकोनॉमी की देखना है तो किसके बेसिस पर तुलना करते हैं? जीडीपी के बेसिस पर, कि उस देश की जीडीपी कितने से बड़ी, हमारे देश की जीडीपी कितने से बढ़ रही, तो तुलना करना भी क्या हो जाता है, कंपैरिजन करना भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है अदर कंट्रीज से हमारे देश की जीडीपी और दूसरी जीडीपी में क्या डिफरेंस है। तो आपको 3-4 पॉइंट याद कर लेने, यदि महत्व पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रहे। आई बात समझ में? किसी ने महत्व बताया गया उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। पहला महत्व किसके लिए था बेटा? पहला इंपॉर्टेंस था आर्थिक प्रगति की जानकारी, जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना हुआ किससे जानकारी मिलेगी? नेशनल इनकम। आई बात समझ में? इसके बाद राष्ट्रीय वितरण का ज्ञान, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, किस किस वर्ग में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। 4-5 वर्ग होते ना, उपभोग, उत्पादन, वितरण, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा। आई बात कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सारी चीजें होती हैं। नीति निर्धारण में महत्व, पॉलिसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है कि भाई कोई पॉलिसी बनाए तो हम क्या क्या देख के पॉलिसी बनाएंगे, नेशनल इनकम को देखकर, राष्ट्रीय आय को देखकर पॉलिसी क्रिएशन किया जाएगा। इसके बाद श्रम संघों के लिए महत्व, लेबर के जो संघ होते हैं उनको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लेबर के संघ याद नहीं आ रहा, यूनियन ऑफ लेबर, आयो लेबर यूनियन बोलते हैं। तो भैया उनके लिए इंपॉर्टेंस होता है कितना कितना उनकी नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ। इसके बाद और क्या लिखा बेटा? अन्य अर्थव्यवस्था तुलना, कंपैरिजन करना एक देश की दूसरे देश की, ये भी क्या होता है नेशनल इनकम का एक पार्ट होता है। ओके, तो इसको एक बार आपको पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार 1-2 बार पेपर में आया भी, इंपॉर्टेंस बताइए महत्व 4 नंबर से, इसलिए मैं आपको दिखा दिया, पढ़ा भी दिया, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, जीडीपी डिफरेंस निकाल के दिखाइए मेरे को, आप लोग निकाल पा रहे नहीं निकाल पा रहे? क्वेश्चन लिखिए बेटा जी, जीडीपी डिफरेंस निकालने के लिए लिखिए। लेकिन नॉमिनल जीडीपी लिखिए बेटा, नॉमिनल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी इज 15,000 करोड़। नॉमिनल जीडीपी 15,000 करोड़ लिख दे रहा है, यूनिट लगाना तो अरे 15,000 भी करोड़ सीआर। उसके बाद देखिए रियल जीडीपी, रियल जीडीपी इज रुपीज 12,000 करोड़, 12,000 करोड़, ठीक है ना? नॉमिनल जीडीपी बेटा जी आपकी 15,000 करोड़, रियल जीडीपी भी आपकी 12,000 करोड़। फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर, फाइंड जीडीपी डिफ्लेटर। सर ये 15 करोड़ 15 है, 50 से नहीं बोलो, 15,000, 50,000 नहीं बोलो, 50 करोड़ सर निकालना क्या है? आ गया जीडीपी डिफ्लेटर 125 आए, बहुत बढ़िया 125 आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, यस सर हो गया। देखिए हाँ हो गया, निकाल दिया आप लोगों ने? यस सर निकल गया।
फार्मूले में पहले तो आंसर आ जाएगा। ये है फार्मूला। नॉमिनल कितना है 15,000, रियल कितना है 12,000 इंटू 100। इसको कर लीजिए 3 × 15 गलती हो 4 से काटेंगे 25 25 25। लिखिए इसके बाद क्वेश्चन लिखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इनकम मेथड से निकालना है इसको। इनकम मेथड से सॉल्व करना है ना। लिखिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 13,300। नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। इसके बाद लिखिए वेजेज इन काइंड। वेजेज इन काइंड 200। इसके बाद लिखिए इनडायरेक्ट टैक्स आईटी। इनडायरेक्ट टैक्स लिखिए 3800। इसके बाद लिखिए आप लोग ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस लिखिए बेटा जी 5,000। ऑपरेटिंग सरप्लस के पास 5,000। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड लिखिए आप लोग बेटा 16,100 रुपए। और इसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 300। और उसके बाद नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट है आपका बेटा जी -100। नेशनल इनकम फाइंड करेंगे इनकम मेथड से। 5 मिनट का समय निकालिए। नेशनल इनकम फाइंड करिए इनकम मेथड से। इनकम मेथड का फार्मूला आपके सामने होगा। उतने ही टर्म्स का यूज करिएगा जितना इसमें लिखा गया नेशनल इनकम। चलिए शुरू कर दो। यस सर। चलिए बेटा बात नहीं करा मैंने बताया था इसमें निकलता क्या आपका NDP-FC। ये निकलता NDP-FC। इसमें इनकम मेथड NDP-FC निकलती है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या आता है वेज इन सैलरी इन कैश, वेज सैलरी इन काइंड, सारी चीज में सम्मिलित की जाती है। प्लस क्या होता है इस पे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है। और तीसरा होता है मिक्स्ड इनकम। इसके अलावा कोई तीसरी चीज होती है क्या नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आता है बताया था मैंने आप लोगों को। हाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है रेंट एंड रॉयल्टी, ओके, इंटरेस्ट। और उसमें क्या आता है प्रॉफिट में प्रॉफिट के 3 टुकड़े होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है उसमें 3 टुकड़े कॉर्पोरेट टैक्स और डिविडेंड और रिटेनर। इतना ना होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कितना दिया है यहाँ पर 13,300। 13,300 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हो गया, ओके। अब यहाँ वेजेस सैलरी काइंड से कोई मतलब नहीं। जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे दिया ना
तो इसके अंदर नहीं होता है वेज इन सैलरी इन काइंड, वेज इन सैलरी इन कैश, पीपीएफ स्कीम में जो होगा तो इसमें सब जुड़ा होगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं। समझ में आई बात? इसके बाद आईटी से कोई मतलब नहीं, ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन ने आपको अलग से बता ही दिया कितना 5000। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन ने आपको बता ही दिया 16100। बस हो गया, इतना ही लेना है, इसके अलावा कुछ लेना नहीं। प्लस करिए कितना हो जाएगा 13 16 कितना हो जाएगा 29400 29400 5000 और जोड़ा 34400 आ गया। ये क्या निकला है एनडीपी एफसी। अब क्या निकालना है अपने को एनएनपी एफसी निकालना है। मिल क्या गया हमको एनडीपी एफसी। एनपी डीपी डिफरेंस है और सब सेम है। एनपी निकालने के लिए क्या प्लस करना पड़ेगा प्लस एनएफआईए। ढूंढिए क्वेश्चन में एनएफआई है क्या 34400 प्लस एनएफआई कितना दिया 300 प्लस करो। आसान क्वेश्चन 34007। ओके, यदि आपको सारे के सारे स्टेप याद है जो मैंने लिखा है उसके अलावा बाहर से क्वेश्चन आ ही नहीं सकते, इतने स्टेप भी होते हैं इसमें। ओके, तो यदि आपको याद है स्टेट अंदर का आइटम क्या है मेन पॉइंट है, उसके अंदर के आइटम से कोई मतलब नहीं। आई बात समझ में? यदि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय ना दिया होगा तो फिर वेज इन सैलरी कैश, वेज इन सैलरी इन काइंड जोड़ते हैं। अब जब दिया है तो जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है तो जोड़ने की आवश्यकता कुछ भी नहीं। समझ गए आप लोग? चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए आप लोग, देखिए बनता है कि नहीं बनता। लिखिए लिखिए क्वेश्चन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 800 उसके बाद दिया बेटा जी वेजेज एंड सैलरी, वेजेज एंड सैलरी ये दिया आपका 750। इसके बाद दिया है रेंट, इसके बाद दिया है रेंट, रेंट दिया, रेंट कितना दिया 200। रेंट के बाद दिया नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट माइनस का 30। इसके बाद दिया नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA ये दिया -20। फिर दिया है प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया है आपका 300। फिर दिया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया है आपका बेटा 100। फिर दिया डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन दिया 50। फाइंड नेशनल इनकम इन इनकम मेथड। लिख लिया देखिए भैया क्वेश्चन देखिए नेशनल इनकम नोट करना है ना किससे इनकम मेथड। इनकम मेथड तीन चीजें होती हैं। ओके, ऑपरेटिंग सरप्लस याद रखना है आपको, रेंट रियलिटी इंटरेस्ट और प्रॉफिट उसी में आता है। किसमें आता है ऑपरेटिंग सरप्लस आता है कि नहीं आता। कंपनसेशन एम्प्लॉय कितना दिया 800 रख दीजिए प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या आएगा वेज एंड सैलरी। इसका कंपनसेशन एम्प्लॉय का पार्ट है ना, तो वेज एंड सैलरी इसको शामिल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे भाई, इसमें क्या क्या शामिल है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेज एंड सैलरी, कैश, काइंड, पीपीएफ स्कीम में जो पैसा जमा किया जाए एम्प्लॉयर के द्वारा सब शामिल है। रेंट किसका पार्ट ऑपरेटिंग सरप्लस का, इसको ले लेंगे। रेंट ले लीजिए 200 प्लस नेट एक्सपोर्ट नहीं आता, NFIA नहीं आता, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितना है 300। इंटरेस्ट आता है 100। डिप्रीशिएशन से कोई मतलब नहीं। मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में नहीं दिए तो जीरो ला देंगे, नहीं तो जीरो।
ये जरूरी थोड़ी कि फिक्स्ड इनकम से वो कमाई लेंगे, तो जीरो मान लेंगे। इसको सॉल्व करें, कितनी आएगी मैथमेटिक्स सॉल्व करें? 1400। 1400। ये 1400 क्या निकला है? एनडीपी एफसी निकला है 1400। अब क्या फाइंड करना है? एनएनपीएफसी। कैसे फाइंड करें एनएफसी? एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी दिया प्लस एनएफआई। एनडीपीएफसी 1400 प्लस करिए एनएफआई माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस का 20 है। माइनस का 20 माइनस का 20 तो माइनस कर दीजिए 1400 में माइनस 20 1380 करोड़ में तो करोड़ और समझ गए आप लोग? 1300 चलिए लिखिए और क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1200। देखिए 1200 PFCE। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200। लिखिए आप। इसके बाद लिखिए बेटा, इसके बाद लिखिए ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन देखिए 300। चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक 400, चेंज इन स्टॉक 400। इंपोर्ट, इंपोर्ट 500, इंपोर्ट 500, एक्सपोर्ट 600। जीडीपी एमपी फाइंड करिए एक्सपेंडिचर मेथड से, जीडीपी एमपी फाइंड करिए एक्सपेंडिचर मेथड। है भैया? कौन है? 2200 आ रहा है। पढ़े होगा कहीं भैया? सर 2200 आ रहा है। क्या जीडीपी एमपी क्या फार्मूला था? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। यही होता है फार्मूला? नहीं होता था? यही चारों चीज प्लस कराया था मैंने, चार पूछे होती, चार चीज प्लस होती। प्राइवेट कितना दिया है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्वेश्चन 1200। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल नहीं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 प्लस इसमें दो चीजें होती मैंने बताया, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री बताया था ना। तो क्या है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कितना दिया? 300 प्लस और इन्वेंट्री कितनी दी? 400। चेंज इन
नेट एक्सपोर्ट का फार्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट कितना है 600, हाँ इंपोर्ट कितना है 500 5। मैथमेटिक्स सॉल्व कर लीजिए। 12 तो 1400 प्लस 1400 700 प्लस 100 100 2200 है। इसलिए क्वेश्चन आया था पर हमको याद ही नहीं थे कौन सी प्लस हुई कौन सी माइनस होगी। चार मतलब आ गया, ऊपर नीचे दोनों दे दिया, बच्चे छोड़ के चले आए, बस थोड़ा सा पढ़ लिया, आंसर लिया। मैं क्वेश्चन सेंड कर देता हूँ थोड़ी देर में, लगाइएगा, कोशिश करिएगा, बन जाए तो अच्छी बात, ना बने तो और अच्छी बात। बाकी नेशनल इनकम खत्म है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी खत्म सर। कल से काउंट पढ़ेंगे, अपन प्रैक्टिस करेंगे हैं? कल परीक्षा देना है हाँ सर। सर बुक लाना है कि परीक्षा बुक परीक्षा